हमारा जो चैप्टर चल रहा था एक दल के प्रभुत्व का दौर, उसका हम नेक्स्ट 4th वीडियो आज देखेंगे। इसका टॉपिक है कांग्रेस के प्रभुत्व का कारण। अभी तक आपने देखा, जैसे ये चैप्टर का नाम है एक दल वन पार्टी डोमिनेंस एरा, एक दल के प्रभुत्व का दौर। कौन सा दल था? वो कांग्रेस दल था। तो हमने बताया भी था आपको कि केंद्र के स्तर पर 1977 और राज्य के स्तर पर 1967 तक ये समीकरण रहे भारतीय राजनीति में स्वतंत्रता के बाद कि हमेशा कांग्रेस पार्टी ही सत्ता में आती थी और वही मेजॉरिटी में आके सरकार चलाती थी। हम यहाँ पे साइडिंग में देखें कि वो क्या कारण थे जिसके कारण कांग्रेस इतने डोमिनेंस रही इतने सालों तक भारतीय राजनीति में, इतने सालों तक इतने दीर्घ समय के लिए प्रभुत्व में रही। इसका हम कारण जाने, क्या कारण था। तो जैसे एक बात है, पहला कारण हमने पिछली वीडियो में भी आपको पढ़ाया था कि स्वाधीनता संग्राम की विरासत। एक्चुअली क्या था, 1885 जब से कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होता है, तब से कांग्रेस पार्टी के ही बैनर तले स्वाधीनता संग्राम लड़ा गया, अंग्रेज़ों के खिलाफ स्वतंत्रता का आंदोलन लड़ा गया और वो एक उनको विरासत मिली। क्योंकि जब स्वतंत्र हुआ भारत 1947 में, तो कांग्रेस को सभी लोग जानते थे और कांग्रेस के साथ सबकी सहानुभूति भी थी, क्योंकि कांग्रेस ही वह पार्टी थी जिसके बैनर तले या जिसके नेतृत्व के अधीन भारत स्वतंत्र हुआ था। तो इसके कारण एक ऐसी विरासत भारत को मिली स्वाधीनता संग्राम के कारण, जिससे कांग्रेस इतनी प्रसिद्ध हो गई, ठीक है, कि हर समय भारतीय राजनीति में 1950 के बाद कांग्रेस ही, चाहे केंद्र के स्तर पर हो चाहे राज्य के स्तर पर हो, जीत कर आती थी। आज़ादी के आंदोलन में अग्रणी नेता, इसके जो भी नेता थे आज़ादी के आंदोलन में क्या थे? अग्रणी थे। देखो, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे सरदार पटेल हो, ठीक है, जो भी माना, कांग्रेस में 1950 के बाद सत्ता में या सरकार के मंत्री रहे या जो चुनाव लड़ते थे उम्मीदवार, वो कहीं ना कहीं पहले क्या थे? कांग्रेस से जुड़े हुए थे, इस आंदोलन से जुड़े थे। इसलिए वही नेता अब कांग्रेस के क्या बने? उम्मीदवार बने। तो उनको पहले से एक पहचान मिली हुई थी, तो लाजमी ही था कि जब वो चुनाव लड़ेंगे तो उन लोगों को पहले से जानते थे, उनका व्यक्तित्व सबको पता था, तो वही जीत कर आते थे। एक तो महत्वपूर्ण कारण यही था। दूसरा कारण, कांग्रेस एक गठबंधन था, सामाजिक और विचारधारात्मक। सामाजिक गठबंधन मतलब कांग्रेस एक ऐसी पार्टी थी जो किसी एक विचारधारा तक सीमित नहीं थी, ठीक है। देखो, उसमें किसान जो थे कांग्रेस में, कि जो इसका एक जो सामाजिक वो है, कांग्रेस का एक जो सामाजिक दायरा था, ठीक है, उसमें देखो किसान भी थे, तो उसमें उद्योगपति भी थे, ठीक है। बहुत सारे सब किसान, जितने भी किसान थे वो कांग्रेस से जुड़े हुए थे, कांग्रेस को वोट देते थे, कांग्रेस के उम्मीदवार थे। या जो उद्योगपति थे वो भी क्या थे? कांग्रेस के वोटर से लेकर ठीक है, प्रतिनिधि तक थे। शहर और गांव, शहरों में भी कांग्रेस को सब जानते थे और गांवों में भी कांग्रेस को सभी जानते थे, ठीक है। मजदूर भी कांग्रेस को जानते थे और मजदूर भी कांग्रेस को वोट देते थे, ठीक है। सामाजिक स्तर इतना व्यापक था कांग्रेस का। और चाहे मालिक भी कांग्रेस को वोट करता था, ठीक है। निम्न वर्ग हो या उच्च वर्ग हो, ठीक है, हर वर्ग तक वो कांग्रेस का क्या था? सामाजिक दायरा था। हर वर्ग कांग्रेस को वोट देता था और हर वर्ग कांग्रेस से जुड़ा हुआ था। दूसरी बात, सामाजिक रूप से तो ये सब लोग कांग्रेस से जुड़े हुए थे, जो विचारधारात्मक रूप से भी सभी वर्ग या सभी विचारधाराएं कांग्रेस से जुड़ी हुई थी। जैसे कोई क्रांतिकारी हैं या शांतिवादी हैं, ये भी जुड़े हैं। चाहे आपने उस समय देखा जब कांग्रेस अपने
शिशु समय में थी। आपने 1900 दशक के प्रारंभ में आपने देखा होगा कुछ लोग उदारवादी किस्म के लोग थे, तो कुछ उग्रवादी किस्म के लोग थे। आपने पढ़ा होगा बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, काफ़ी उग्र विचारधारा वाले लोग थे, लेकिन किससे जुड़े हुए थे? कांग्रेस से जुड़े हुए थे, क्रांतिकारी विचारधारा के थे, लेकिन कांग्रेस से जुड़े। वहीं आपने देखा होगा दादा भाई नेहरू, फिरोज शाह मेहता, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले, बहुत सारे ऐसे थे, वो उदारवादी स्वभाव के थे, शांतिवादी स्वभाव के थे, लेकिन थे क्या, कांग्रेस से ही जुड़े हुए थे। कुछ कंजर्वेटिव हो या रेडिकल्स हो, रेडिकल्स उनको बोलते हैं जो जल्दी से क्या है परिवर्तन चाहते हैं, सामाजिक हो या राजनीतिक हो, सामाजिक परिवर्तन बहुत जल्दी चाहते हैं, उनको रेडिकल्स बोलते हैं। कंजर्वेटिव क्या है, इतनी मतलब स्टेप बाय स्टेप समाज में परिवर्तन चाहते हैं। तो ये सब भी कांग्रेस में जुड़े हुए थे। ऐसा नहीं है कि चाहे वो कंजर्वेटिव हो तो वो कोई दूसरी विचारधारा दूसरी हो सकती है, लेकिन पार्टी से जुड़ा हुआ वो क्या है, कांग्रेस से ही रहता था। गर्मपंथी हो चाहे नरमपंथी हो, जो हमने अभी बताया, चाहे दक्षिणपंथी हो चाहे वामपंथी है, जैसा लेफ्टिज्म है, ठीक है, वाम पार्टियां हैं, ठीक है, मार्क्सवादी जो ये पार्टियां हैं, ये भी आज के हैं, वो भी क्या हैं, कांग्रेस से जुड़ी हुई हैं। चाहे दूसरे रास्ते वाली जो पार्टियां हैं दक्षिणपंथी, जिनको आज भाजपा कहते हैं, ठीक, वो भी आज क्या हैं, वो भी क्या कांग्रेस से जुड़ी हुई थी। तो इस तरह से कांग्रेस एक ऐसा संगठनात्मक ढांचा था जिससे हर वर्ग, हर व्यक्ति, हर विचारधारा के लोग क्या थे, जुड़े हुए थे। और एक अच्छी प्रवृत्ति जो कांग्रेस की वही भी थी कि गुटों में तालमेल और सहनशीलता। मतलब वो जितने भी विचारधारा के लोग कांग्रेस के अंदर आए, जितने भी विचारधारा के लोग या सामाजिक ढांचे के लोग कांग्रेस के अंदर आए, कांग्रेस ने उन सबको कबूल किया, सबको उनको सदस्यता दिलाई और सबको अपनी पार्टी के अंदर शामिल किया, ठीक है। जो भी गठबंधन आए उसे अपने में शामिल कर लेता था कांग्रेस, ठीक है। ऐसा नहीं कि नहीं हम आपको अपने में शामिल नहीं करेंगे क्योंकि आपकी विचारधारा क्या रेडिकल्स हैं, या आपकी विचारधारा क्या वो है क्या कंजर्वेटिव हैं, ऐसा मतलब कांग्रेस सभी विचारधारा के लोगों को अपने में शामिल कर लेता। तो इसलिए ये ऐसे कारण बने जो कांग्रेस को एक बहुत बड़ी मुकाम पे ले गया, या कांग्रेस में बहुत बड़े स्तर का क्या हो गया, मतलब एक ये ऐसा गठबंधन हो गया कि इसने कहीं कुछ नहीं छोड़ा, चाहे शहरों में, चाहे गाँव के लोग हों, चाहे गरीब हो, चाहे मजदूर हो, चाहे उद्योगपति हो, चाहे श्रमिक हो, चाहे किसी भी विचारधारा से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, या चाहे कोई भी कांग्रेस में शामिल होने चाहिए, सबको कांग्रेस क्या थी, जगह देती थी। और एक बहुत यही कारण था, कांग्रेस एक बहुत बड़ा संगठनात्मक या सामाजिक विचारधारात्मक ढांचा बना, ठीक है, और वही उसका प्रभुत्व का कारण था।